ये है तिवारी निवास। इसमें प्रतिभा और उमंग दोनों अपने बेटे और बहू के साथ रहते हैं। छोटा बेटा रोहित एक बड़ी पोस्ट वाली नौकरी पर काम करता है और उसकी बीवी जानवी एक अमीर घराने की लड़की होती है। ऐसे ही एक रोज, अरे माँ जी, आप इंसान हो या बकासुर? अरे घर में कितना सारा खाना पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप मेरा ब्रेड खा गई। अब देखिए, मुझे अभी ब्रेड जाम खाने का बड़ा मन कर रहा था। अरे ओ उल्लू की पट्टी, तेरा वो बेस्वाद ब्रेड मैंने नहीं खाया, तो फिर चंद घंटों में चूहे आकर खा गए क्या? कुछ भी कहती हो माँ जी। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, कुछ देर पहले मैं जब फ्रिज में ठंडा छाछ निकालने गई थी, तब मैंने तेरे उस ब्रेड को देखा था वहां पर। तो फिर ब्रेड गया तो गया किधर? अरे जानवी, तुम्हारा ब्रेड तो मैंने सागर को दे दिया। वो आज नाश्ते में उसे ब्रेड खाने का मन कर रहा था ना, इसलिए मैंने उन्हें ब्रेड टोस्ट करके दिए। अरे भाभी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? वो ब्रेड मेरा था, और आप जो ब्रेड लाती हो ना, वो 30 रुपए का होता है, लेकिन मेरा वाला ब्रेड ब्रांडेड था। वो तो पूरे 100 रुपए का आता है। अरे आप जैसे मिडिल क्लास गरीब लोगों की हैसियत ही नहीं है वो ब्रेड खाने की। इडियट कही की। क्या? जानवी, अपनी जबान संभाल कर बात कर। भूल मत, ये तेरी जेठानी है। तुझे यहाँ पर आए हुए 2 महीने हुए हैं, और तेरे नखरे तो एकदम सातवें आसमान को छू रहे हैं। हाँ, तो फिर मैंने गलत क्या कहा माँ जी? इन्होंने मेरा वाला ब्रेड भाई साहब को देने से पहले मुझसे पूछा था क्या? नहीं ना? तो गुस्सा नहीं आएगा क्या मुझे? ऐसी बात नहीं है जानवी, मैं तुमसे पूछने आई थी, लेकिन तुम अपने कमरे में थी ही नहीं। और रही बात पूछने या ना पूछने की, तो हम तो एक ही परिवार है ना, तो इसमें मेरा तुम्हारा कब से आने लगा? और ये अमीर और गरीबी का फर्क तुम क्यों कर रही हो? इतनी बदतमीजी के साथ पेश आने की कोई जरूरत नहीं है। वाह, आपको मेरी बदतमीजी बराबर नजर आ रही है, लेकिन एक बार अपनी भी गलती पर गौर कीजिए। बड़ी आई अपने पति को मेरा महंगा ब्रेड खिलाने वाली। और खबरदार, जो आज के बाद मेरी किसी भी चीज को मेरी इजाजत के बिना हाथ भी लगाया तो। इतना कहकर जानवी वहां से चली जाती है। शादी के पहले तो हमें बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये मासूम सी शक्ल वाली जानवी एक नंबर की चुड़ैल निकलेगी। इसमें तो जरा भी तमीज नहीं है। आने दो रोहित को और तेरे पापा जी को। आज तो मैं इसकी जम के शिकायत करूंगी, और इसकी अकल तो तभी ठिकाने पर आएगी जब ये अपने पति और ससुर की डांट खाएगी। नालायक कही की। अरे नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए। अब जानवी में इतनी समझ नहीं है ना, इसीलिए वो ऐसी छोटी छोटी बातों पर लड़ झगड़ पड़ती है। लेकिन देखना आप, वक्त के साथ उसमें समझदारी भी आ जाएगी। अब ये तो भगवान ही जाने। और दाद देती हूँ मैं तेरी सहनशीलता को, वरना तेरी जगह पर अगर कोई और होती ना, तो अब तक वो तेरी देवरानी की खटिया खड़ी कर देती। जानवी को अपने पैसों पर बहुत गुरूर होता है। अरे रोहित, मुझे रिया के घर जाना है, और उसका घर तो तुम्हारे ऑफिस के रास्ते पर ही आता है, तो प्लीज मुझे वहां तक ड्रॉप कर दो ना। नहीं जानवी, आज मुझे हमारे ऑफिस के दूसरे ब्रांच जाना है। कुछ जरूरी पेपर वर्क है, इसीलिए आज मैं दूसरे रास्ते से जाने वाला हूँ। हाँ, तो तुम मुझे पहले रिया के घर ड्रॉप कर दो ना, फिर उसके बाद चले जाना ऑफिस। ओफो जानवी, देखो, यहीं पर 9:45 बज चुके हैं, और 10:30 बजे तक मुझे वहां पर किसी भी हाल में पहुंचना है। इसलिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन तुम ऑटो से चली जाओ ना, ठीक है ना? चलो बाय, आता हूं मैं। इतना कहकर रोहित वहां से ऑफिस के लिए निकल जाता है। जानवी, हमारे घर के बगल में ही ऑटो स्टैंड है, तो तुम वहां से ऑटो ले सकती हो। अरे आप क्या पागल वागल हो गई हो क्या भाभी? मैं और ऑटो में? नो चांस। इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं मेरे जो मैं एक ऑटो में घूमू फिरूं। मैं तो अपने लिए स्टाइलिश कैब बुक करूंगी और उसी में जाऊंगी। और ये ऑटो वगैरह तो आप जैसे लोगों पर ही सूट करता है, मुझ जैसे हाई क्लास वाले लोगों पर नहीं। ये सब क्या है जानवी? हर बात में ये क्लास क्यों लेकर आती हो तुम?
और इतना अपनी अमेरिका घमंड करना अच्छी बात नहीं है। अब आपको मेरे इस बर्ताव को घमंड समझना है तो समझ सकते हो, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर एक रोज जब जानवी उमंग और प्रतिभा के कमरे के बाहर से गुजर रही होती है, तभी अरे क्या हुआ प्रतिभा, तुम मुझसे 2,000 रुपए क्यों मांग रही हो? और अचानक से तुम्हें इन पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? क्या आप भी अब इतने सवाल जवाब मत कीजिए ना। मुझे जरूरत है उन पैसों की, इसीलिए मांग रही हूँ। अब दीजिए ना। अच्छा बाबा, ये लो। जी शुक्रिया। चलो अब मैं जरा बाहर से टहल कर आता हूँ। सुमन से कहना कि 6 बजे तक चाय बनाकर रख दे, और चाय के साथ अगर वो गर्मा गर्म नमकीन पराठे मिल जाते तो बहुत मजा आ जाएगा। आप और आपके ये चस्के, जाइए, कह दूंगी मैं सुमन से। फिर उमंग के जाते ही प्रतिभा खुद से कहती है, माफ कीजिए उमंग जी, आपको मैं हर बात बताती हूँ, लेकिन ये बात मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। हर महीने रोहित और सागर सबके सामने मुझे अपनी अपनी तनख्वाह देते हैं, और इस महीने मेरे सागर के पास 2,000 रुपए कम है, और इसीलिए मुझे आपसे ये पैसे मांगने पड़े ताकि मैं ये पैसे सागर को दे सकूं। और वो जब सबके सामने मुझे पैसे दे तो वो पैसे पूरे हो, ना कि आधे। प्रतिभा की ये बातें जानवी सुन लेती है। अच्छा जी, तो ये माजरा है, अपने ही बेटे की ये बात छुपाई जा रही है। फिर बाद में, लेकिन माँ, ये आप क्या कर रही हो? आपने पापा की पेंशन के पैसे क्यों लिए? मैंने आपसे ये जरूर कहा था कि इस महीने में आपको 2,000 रुपए कम दूंगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं आपको पैसे ही नहीं दूंगा। मैं 10 से 15 दिनों के बाद वो 2,000 रुपए आपको दे दूंगा। इसलिए प्लीज माँ, ये पैसे आप मुझे मत दीजिए। अरे नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। देख, रोहित जब मुझे पूरे पैसे देगा तब तू भी अपनी तनख्वाह में ये 2,000 रुपए जोड़कर मेरे हाथ में दे देना, वरना अगर तूने कम पैसे दे दिए तो वो जानवी फिर से कोई बखेड़ा कर देगी। ओफो माँ, तुझे मेरी कसम बेटा, ये पैसे तो तुझे लेने ही होंगे। अब सागर को ना चाहकर भी उन पैसों को अपनाना ही पड़ता है। और फिर बाद में वो और रोहित दोनों प्रतिभा के हाथ में पूरे पैसे दे देते हैं। और तभी, वाह, बहुत अच्छा तमाशा चल रहा है यहाँ पर, वो भी एक ही घर में। लेकिन क्या हुआ है जानवी, ये अचानक से तुम क्या बोलने लगी हो? बोलूंगी नहीं, मैं तो अब आप सबको कुछ दिखाने वाली हूँ। फिर जानवी सबको एक वीडियो दिखाती है जिसमें प्रतिभा अकेले में अपने आप से बातें कर रही होती है, और वो वीडियो देखकर घर के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इस महीने सागर भाई साहब ने 2,000 रुपए कम दिए हैं, जिसके लिए माँ जी ने पापा जी की पेंशन में से 2,000 रुपए लिए और वही भाई साहब को पकड़ा दिए। देख लो रोहित, कितना प्यार है इन्हें अपने बेटे से। अरे इस तरह से कोई गलतियां छुपाता है क्या? बस कर जानवी, तू कभी नहीं सुधरने वाली। अरे इसमें सागर की क्या गलती है? उसकी तनख्वाह में 2,000 रुपए कट के आए हैं क्योंकि उसने अपने बॉस से कुछ पैसे उधार लिए हैं। हाँ, तो ये बात छुपाने का प्लान क्यों बनाया आपने माँ जी? सरेआम कह देती ना कि सच क्या है और झूठ क्या है, लेकिन नहीं, आपको तो सब कुछ छुपाना था। हाँ, तो ये बात अगर माँ ने छुपा भी ली तो इसमें गलत क्या है? हर बात को रबर की तरह खींचना तुम्हारी आदत सी बन गई है। और वैसे भी ये पैसे लेने के लिए मैंने माँ को पहले ही मना किया था कि ये सब मत करो, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी कसम दी और इसीलिए मुझे ये पैसे अपनाने ही पड़े। वाह, क्या बात है। देखो जानवी, मैं बहुत तमीज से पेश आ रहा हूँ, इसलिए तुम भी अपनी मर्यादा में रहो। रोहित, समझाओ अपनी बीवी को। अरे वो क्या समझाएगा मुझे? और आप जैसे एहसान फरामोश लोगों से मैं और क्या ही उम्मीद रख सकती हूँ? अरे आप जो नौकरी कर रहे हो ना, वो भी आपको मेरे पापा ने ही लगवा कर दी है, वरना 50 जगह पर धक्के खाकर भी आपको नौकरी नहीं मिल रही थी। और एक व्यक्ति को अपनी हैसियत के अनुसार ही बर्ताव करना चाहिए। जानवी, अपनी हद में रहकर बात कर। हाँ जानवी,
और भैया से बात करने का ये क्या तरीका है? लेकिन मैं कुछ गलत थोड़ी ना बोल रही हूँ, बल्कि मैं तो सच ही बोल रही हूँ ना। और इसीलिए इन सबको मिर्ची लग रही है। अरे अब चुप हो जा, बहुत बोल गई तुम। अरे हर रोज बस इसे नया नया तमाशा करने के लिए कहो। और कुछ आता है क्या इसे? और नहीं तो क्या, इसने तो हम सबको बेवकूफ समझ के रखा है। ठीक है, अगर मेरे कारण आप सबको इतनी ही दिक्कत हो रही है तो अब मैं यहाँ पर रहूंगी ही नहीं। जा रही हूं मैं ये घर छोड़कर। अरे जानवी, अब ये क्या बचपना है? जरा तो सोच समझकर फैसले लो ना। आप तो चुप ही रहिए भाभी। और ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब आप ही की वजह से हो रहा है। अरे आपके ही कारण ये सब मुझे इतना गलत समझ रहे हैं। ये तुम क्या बोल रही हो जानवी? रहने दो सुमन, अगर इसे जाना है तो जाने दो। वैसे भी इसका हमारे घर में रहकर कोई फायदा नहीं है। अरे घर का सारा काम तो तुम ही करती हो, और ये मोहतरमा तो बस आराम ही फरमाती रहती है। इसीलिए इसे जाना है तो जाने दो, और इसे तो अपने अमीर मायके में जाकर ऐश करने दो। जानवी, जानवी रुको तो। अब जानवी गुस्से में अपना सामान पैक करने लगती है। अरे माँ जी, रोकिए ना जानवी को। गुस्से में अक्सर व्यक्ति गलत फैसले लेता है। बात करके भी सब कुछ ठीक किया जा सकता है ना। बस करो सुमन। अरे तुम तो रोज इतना अपमान सहन करती हो, उससे तुम्हारा पेट नहीं भरता क्या? अरे खुद का पहले सम्मान करना सीखो। माना कि रिश्तों के लिए अक्सर खुद को झुकाना ही पड़ता है, लेकिन यहाँ पर तो गलती सरासर जानवी की ही है। इसलिए अब तुम इस मामले में कुछ भी नहीं बोलोगी। बहुत बन ली तुम अच्छी। वही दूसरी तरफ, ये सब क्या है जानवी? अरे क्या कर रही हो तुम? अंधे हो क्या? दिखता नहीं क्या पैकिंग कर रही हूं मैं? और जा रही हूं मैं यहाँ से, और मेरे साथ तुम्हें भी चलना होगा। क्या? हाँ, इसमें मैं तुम्हारा भी सामान पैक कर रही हूँ। अरे मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। इसीलिए तुम्हें मेरी कसम रोहित, लेकिन अब तुम पर निर्भर है कि तुम्हें अपने इस बुज़दिल परिवार को चुनना है या फिर अपनी प्यारी बीवी को। यार जानवी, ये किस दुविधा में तुम मुझे फंसा रही हो? मेरे लिए तो दोनों ही एक बराबर महत्वपूर्ण है। प्लीज बात को समझने की कोशिश तो करो ना, और ये गुस्सा छोड़ दो। नहीं रोहित, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे बड़े भाई और भाभी को ही ज्यादा प्यार करते हैं। अरे उन लोगों को तो हमसे कोई मतलब ही नहीं है, और अगर है भी ना तो वो केवल पैसों तक ही है। और इससे अच्छा तो यही होगा ना कि हम दोनों अलग होकर अपने खुद के घर में रहें, और उससे हमें सुकून भी मिलेगा। पर ये रोज रोज की चिक चिक में क्या रखा है? क्या? और नहीं तो क्या रोहित। अरे माँ जी और पापा जी के मन में तो तुम्हारे लिए इतना कुछ भी नहीं है जितना कि सागर भाई साहब के लिए है। रोहित अब बहुत ही गहरी सोच में पड़ जाता है, और अब उसे ना चाहकर भी जानवी के साथ घर छोड़ना ही पड़ता है। दोनों घर के बाहर निकल रहे होते हैं कि तभी वहां पर उमंग आ जाते हैं, और प्रतिभा उन्हें सब कुछ बताती है। अरे ये सब क्या चल रहा है इस घर में? जानवी और रोहित, तुम दोनों इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। नहीं पापा जी, माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे आपके आदेश को ठुकराना ही पड़ेगा। मैं और रोहित अब यहाँ पर नहीं रह पाएंगे, और उसकी सारी वजह आपको पता ही है। और हाँ, आपका और माँ जी का ख्याल रखना। चलो रोहित। जानवी, रोहित बेटा, हमारी बात तो सुनो। रुक जाओ बेटा। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? जानवी और रोहित घर छोड़कर अब चले जाते हैं। मुझे माफ कीजिए माँ जी, पापा जी, आज मेरे कारण ही देवर जी और जानवी ये घर छोड़कर चले गए। नहीं सुमन, अरे तुम माफी क्यों मांग रही हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अरे मैं भले ही वहां पर मौजूद नहीं था, लेकिन मुझे सब पता चल जाता है। और देखना तुम, जानवी ने आज जो कोई भी फैसला किया है ना, उसे इस बात का एक ना एक दिन पछतावा तो जरूर होगा। अब रोहित और जानवी दोनों अलग से एक नए घर में रहने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, और अचानक से सुमन को उल्टी आती है, और जब डॉक्टर से टेस्ट कराया जाता है तब उन्हें पता चलता है कि सुमन प्रेग्नेंट है। क्या?
तो माँ बनने वाली है सुमन, और मैं दादी। बाप रे, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अरे इतना ही नहीं, अभी अभी मुझे रोहित का भी कॉल आया था कि कल ही जानवी ने जाकर टेस्ट किया है और वो भी माँ बनने वाली है। क्या? हाँ प्रतिभा, ऊपर वाले का कमाल तो देखो। हमारी दोनों बहुएं एक साथ अपना पहला बच्चा इस दुनिया में लाएगी। भगवान जी, मैं तो बस यही प्रार्थना करती हूँ कि अब जब आपने इतनी बड़ी खुशखबरी दी है तो इन बच्चों के जरिए इस टूटे परिवार को फिर से जोड़ दो। अपनी बहू और बेटे को ऐसे अलग नहीं देख सकती मैं। फिर प्रतिभा जानवी से मिलने उसके घर चली जाती है। रुक जाइए माँ जी, आप अंदर नहीं आ सकती। क्या? प्रतिभा एकदम हैरान रह जाती है। माँ को अंदर आने दो जानवी, तुम उन्हें क्यों रोक रही हो? नहीं रोहित, ये हमारी माँ जी नहीं रही। अरे इन्हें अब मेरी प्रेगनेंसी की खबर मिली है ना, इसीलिए ये यहाँ पर आई है। और अगर इन्हें हमारी इतनी ही पड़ी होती ना, तो ये तो हमसे उसी दिन मिलने चली आती जिस दिन हम दोनों घर छोड़कर जा चुके थे। ऐसी बात नहीं है बहू। अरे उस दिन तो कितनी गर्मा गर्मी हो गई थी, तो उसमें मैं भी क्या करती बेटा। देखो, तुम दोनों मेरे अपने ही हो, और अब तेरे पेट में मेरे बेटे का अंश है, और मैं दादी बनने वाली हूँ, और मेरी दोनों बहुएं एक ही समय पर गर्भवती हुई है। अरे मुझसे ज्यादा खुशनसीब और कोई हो ही नहीं सकता। दोनों नहीं माँ जी, आप तो बस यही मानकर चलिए कि आपकी सिर्फ एक ही बहू गर्भवती है। अरे हम आपके कहाँ पर है, और आप तो बस कहने के लिए कहती हो, लेकिन असल में आपके लिए तो बस भाई और भाई साहब ही मायने रखते हैं। अरे नहीं बहू, जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। मेरे लिए तो मेरे चारों बच्चे एक बराबर ही है। तेरे पापा जी की सो, और तेरा नाराज होना भी जायज है, लेकिन तूने भी तो कितनी गलतियां की है ना। खैर, भूली बिसरी बातों को भूल जा और मन में कड़वाहट की जगह मिठास घोल। खैर, आ जाइए अंदर। मैं आप लोगों की तरह इतनी भी कठोर दिल नहीं हूँ। आइए, पानी लेकर आती हूँ मैं आपके लिए। माँ, जानवी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। उसे आपके साथ इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए था। कोई बात नहीं बेटा। अरे ये लड़की तो पागल ही है, इससे और क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। ना जाने ये लड़की कब समझदार बनेगी। फिर जानवी रसोई में से पानी ला कर देती है। और आप लोग तो वहां पर बड़े खुश होंगे ना, जानवी नाम की बला जो टल चुकी है। क्यों, सही कहा ना मैंने? ये तो क्या कह रही है बहू? अब देख, तू ही खुद को बला कह रही है, और सच कहूं तो तेरे मन में ही सारी गलत सोच है, लेकिन हमारे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ रहने दो, सब पता है मुझे। ये ले, ये फल और जूस लाई हूं मैं तेरे लिए। अब से तुझे हर एक पदार्थ सोच समझकर खाना होगा, क्योंकि अब तू जो भी खाएगी ना, उसका असर तेरे बच्चे पर पड़ेगा। इसलिए जितना पौष्टिक खाना खाएगी उतना ही तेरे लिए अच्छा होगा। समझी कि नहीं? आप जाकर अपनी बड़ी बहू की ही चिंता कीजिए माँ जी, क्योंकि मेरी माँ तो मेरे लिए नौकर चाकर भेज रही है। मुझे तो किसी भी चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वाह, फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी बेटा, खुद का ख्याल तो तुझे खुद ही रखना पड़ेगा ना। ठीक है माँ जी, समझ गई मैं। जानवी की माँ उसके घर पर दो नौकर भेजती है। वही दूसरी तरफ सुमन का ध्यान प्रतिभा रखती है। क्या हुआ सागर, तुम इतनी चिंता में क्यों लग रहे हो? कोई परेशानी वाली बात है क्या? नहीं सुमन, मैं तो बस ये सोच रहा था कि अब मैं जहां पर नौकरी कर रहा हूं वो नौकरी मैं अब छोड़ दूं। क्या? लेकिन क्यों सागर? ये नौकरी तो कितनी अच्छी है। माना कि अभी तनख्वाह थोड़ी कम है, लेकिन आगे चलकर बढ़ ही जाएगी ना। हाँ सुमन, लेकिन कल को फिर से वो जानवी मुझे ताना ना मार दे और फिर से मुझे अपना अपमान नहीं कराना है। इसीलिए कह रहा हूं, यही एक रास्ता है मेरे पास। और तुम चिंता मत करो, आने वाले हफ्तों में मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा, फिर उसके बाद कोई नई नौकरी ढूंढ लूंगा। अरे मुझे तो उसका कोई भी एहसान नहीं रखना। नहीं सागर, ठंडे दिमाग से काम करो। देखो,
जिस जगह पर तुम अभी काम कर रहे हो वो भले ही जानवी के पापा ने लगवा कर दी है, लेकिन तुम वहां पर अपनी काबिलियत और हुनर के बलबूते ही काम कर रहे हो ना, तो उसका सारा श्रेय तो तुम्हें ही जाता है ना। वो बात तो है सुमन, लेकिन लेकिन छोड़ो सागर, और ये गलत फैसला मत लो। और वैसे भी अभी तो हम एक नन्ही जान को इस दुनिया में लाने वाले हैं और हमें हमारे आने वाले भविष्य के लिए पैसे जोड़ने होंगे। भगवान ना करे, लेकिन अगर ये नौकरी छोड़कर तुम्हें कहीं और नौकरी नहीं मिली तब तुम क्या करोगे? जरा हर तरफ से सोच के देखो सागर। ठीक है सुमन, वैसे तुम्हारी बात भी सही है। मैं नहीं छोड़ूंगा ये नौकरी, और मैं तो वहां पर अपनी मेहनत के कारण ही टिका हुआ हूँ, ना कि जानवी के पापा के कारण। उन्होंने तो बस जरिया दिया है, इसलिए उसके कारण मुझे नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ सागर, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब अक्सर जानवी की माँ सरोज उसके घर पर आया जाया करती है। ऐसे ही एक रोज, अरे जानवी बेटा, तू क्यों उठ रही है? लेट जा। अरे तुझे तो दिन रात बस लेटे ही रहना है। ए बेटा, जाकर मेरे लिए मैंगो जूस लेकर आ, और हाँ, उसमें आम के टुकड़े भी डाल देना। माँ जी, जानवी पेट से है, बीमार नहीं, जो इसे दिन रात आप बिस्तर पर लेटने के लिए कह रही हो। अरे शरीर में हलचल होनी भी जरूरी है ना। अगर ये नौकरों के भरोसे रही तो कैसे चलेगा? और ये अगर घर के भी थोड़े बहुत काम करेगी तो ये सब इसी के लिए अच्छा होगा, और इस तरह से एक ही जगह पर लेटे रहने से इसकी तबीयत खराब हो सकती है। और ये तुम कैसी बातें कर रहे हो रोहित? हमारी बेटी अमीर घराने की है और ये कोई काम धाम नहीं करेगी, और इस हालत में तो हरगिज नहीं। जानवी बेटा, तू आराम कर, और तुझे अगर मन करे तो ही दूसरे काम कर, वरना कोई जरूरत नहीं है। ठीक है माँ, और आप सही कह रही हो। ये सब क्या है माँ जी? आप जानवी को गलत सीख क्यों दे रही हो? माना कि जानवी के इर्द गिर्द नौकर है, पैसा भी भरपूर है आपके पास, लेकिन कुछ कुछ चीजें तो खुद से ही करनी पड़ती है ना। बस करो रोहित, अब तुम मुझे बताओगे क्या कि मुझे अपनी बेटी को क्या सीख देनी चाहिए और क्या नहीं? पर माँ जी, अरे रोहित, तुम्हें ऑफिस जाने के लिए देर नहीं हो रही क्या आज? चलो अब जल्दी से जाओ ऑफिस के लिए, और शाम में भी जल्दी लौटना। रोहित अब चुपचाप ऑफिस चला जाता है। और बता, तेरी जेठानी का क्या हाल है? अरे मैं तो कहती हूँ सबसे सुंदर बच्चा तो तेरा ही होगा। वैसे भी वो ठहरी गरीब, और गरीबों के बच्चे तो होते ही बदसूरत है। तेरे लिए तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। हर एक दिन अच्छा अच्छा खाना खा, और वो सब कर जो तुझे खुशी दे। हाँ माँ, आपने सही कहा, और मैं उन लोगों से इतनी बात ही नहीं करती। बस कभी कभार फोन या वीडियो कॉल पर बात कर ली तो कर ली, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। हाँ, वैसे माँ जी तो मुझे दिन में 50 बार फोन करती है, लेकिन मैं तो उनका फोन 2 दिन में एक ही बार उठाती हूँ। अरे वाह, ये तो तू एकदम सही कर रही है बेटा। और अच्छा ही हुआ जो तू प्रेग्नेंट होने से पहले ही उस घर को छोड़कर आई, वरना तो उस घर में उन मनहूस लोगों के साथ रहकर तुझ पर और बुरा असर पड़ सकता था, जिसका असर तेरे सेहत और तेरे बच्चे पर भी पड़ता। और उस बुढ़िया को अकेले ही संभालने दे अपनी लाडली बहू को। वही दूसरी तरफ देखो सुमन, तुम्हारे लिए मैं ये इमली की टॉफियां लेकर आया हूँ, वो भी पान की टपरी से, जहां पर पूरे 50 लोगों की लाइन लगी हुई थी। खाओ बेटा, तुम्हारा बहुत मन था ना इसे खाने का। हे भगवान, पापा जी, आपने मेरे लिए इतनी दिक्कत क्यों ली भला? अरे आपको तो पहले ही डॉक्टर ने मना किया है ना कि आप इतने देर खड़े नहीं रह सकते, आपको ज्यादातर आराम ही करना है। देखिए ना माँ जी, पापा जी तो कुछ सुनते ही नहीं हैं, तो बाप ही समझाओ इन्हें। अरे कोई बात नहीं बहू, यही तो वो लम्हे होते हैं जहाँ पर हम ये सब प्यार से कर सकते हैं, और तू और जानवी तो हमें जीवन की सबसे बड़ी खुशी देने वाली हो। हाँ बहू, हम बता नहीं सकते कि हम कितने खुश हैं, इसलिए हमें तुम्हारी जितनी सेवा करनी है करने दो बेटा। आप दोनों तो सच में बहुत अच्छे हो।
धन्यवाद आप दोनों का। मेरे तो माता पिता नहीं हैं, लेकिन जिंदगी के इस पड़ाव में आप दोनों के होते हुए मुझे उनकी कमी भी महसूस नहीं हो रही। और माँ जी, आप तो दिन रात आपसे जितना भी काम होता है उससे कई गुना ज्यादा काम कर रहे हो, और पापा जी भी बाहर का सारा काम कर रहे हैं, और ये सब आप मेरे और मेरे कोख में पल रहे बच्चे के लिए कर रहे हैं। सच में मैं आप दोनों की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। अरे बस भी कर बहू, रुलाएगी क्या हम दोनों को? दया रे दया, नजर ना लगे इस परिवार की खुशियों को। अरे रोमा बहन, आओ ना, अंदर आओ। हाँ हाँ, मैं तुम्हारे घर के पास से ही गुजर रही थी, सोचा कि आप लोगों को मिलती चली जाओ। सब कुछ अच्छा है, बस जानवी बहू और रोहित की कमी है। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ रोमा बहन, वो तो है, लेकिन क्या हुआ जो वो दोनों अलग रहते हैं? एक माँ के लिए उसके बच्चे हमेशा उसके दिल में ही रहते हैं, और वहां से उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। और मैं तो हर 2 दिन में वहां पर जाती ही रहती हूँ और उनकी सारी खबर भी लेती हूँ। बस यही प्रार्थना करिए भाभी जी कि हमारी दोनों बहुएं अपना पहला बच्चा सही सलामत पैदा करे और हमारे घर में सिर्फ खुशहाली ही बनी रहे। हाँ हाँ जरूर, इसमें कहने वाली भी कोई बात है क्या? अरे प्रतिभा बहन तो मेरी जीजी समान है, तो इनकी बहुएं तो मेरी ही बहुएं हुई ना। बैठिए ना काकी जी, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं सुमन, तू बैठकर इनसे गप्पे लड़ा, तब तक मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। आई है रोमा बहन? हाँ हाँ आराम से। लेकिन रोमा भी कुछ कम नहीं होती। वो अब जानबूझकर जानवी के घर चली जाती है और वो उसे जाकर सब कुछ बताती है। क्या कहा आपने? माँ जी और पापा जी उस गरीब फटीचर सुमन की सेवा कर रहे थे? हाँ जानवी, अरे मुझे तो ये भेदभाव देखकर बड़ा दुख हो रहा है। अरे प्रतिभा बहन और उमंग भाई साहब को थोड़ा सोचना चाहिए था ना। अब रोहित और तुम तो उनके अपने ही हो। अरे वो तो ऐसे ही है, और आपने उनसे मेरे और रोहित के बारे में कुछ पूछा नहीं क्या? अरे पूछा था ना, लेकिन प्रतिभा ने तो कुछ जवाब ही नहीं दिया, सुनकर अनसुना कर दिया। और इसी से साफ साफ पता चलता है कि उन्हें तुम्हारी और रोहित की कितनी परवाह है। हाँ काकी जी, आपने सही कहा। जानवी को अब बहुत गुस्सा आता है, फिर वो अपने ससुराल चली जाती है। और तभी, अरे जानवी बहू, तू यहाँ पर? चलो अच्छा हुआ जो तू खुद से ही आ गई। देख बेटा, मैंने गोंद के लड्डू बनाए हैं और मैं ये तेरे लिए लेकर ही आने वाली थी, लेकिन अब तू यहाँ पर आ गई है ना, तो दोनों बहुएं साथ मिलकर ये लड्डू खाओ। और हाँ जानवी, साथ ही मुझे तुमसे तुम्हारे डॉक्टर का पता भी पूछना था। वो मेरा नाम हॉस्पिटल में लिखवाना है ना, और मुझे तो कोई अच्छा हॉस्पिटल मिल ही नहीं रहा। पहली बात तो ये है कि मैंने ये गोंद के लड्डू आपके देने से पहले ही खा लिए हैं। अरे मेरे घर पर नौकर चाकर है, और वो लोग मेरे एक कहने पर जो मुझे चाहिए होता है वो सब बना कर देते हैं। और रही दूसरी बात, देखिए भाभी, मैंने जिस हॉस्पिटल में अपना नाम लिखवाया है ना, वहां के डॉक्टर की 1 टाइम फीस ही इतनी ज्यादा है कि वो बढ़ते बढ़ते भाई साहब की हालत खराब हो जाएगी। बस करो जानवी, तुमसे अगर कोई ठीक से बात करता है तो तुम भी बदले में उससे ठीक से बात कर ही सकती हो ना। हर बात में तुम्हें कड़वाहट घोलकर क्या मिलता है? देखो, हर बार हम तुम्हारी बदतमीजी को नजरअंदाज नहीं कर सकते, और भूलो मत, तुम्हारे इसी कारणवश इस घर का बंटवारा हुआ है। अरे वो बंटवारा मैंने कोई जानबूझकर नहीं किया है, आप लोगों ने ही मुझे मजबूर किया है बंटवारा करने के लिए, वरना मुझे भी अलग रहने से कुछ नहीं मिलने वाला था। खैर, सोचा था इस इलाके से गुजर रही हूँ तो अपने ससुराल से मिलती चली जाऊं, लेकिन आपसे मिलकर तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। एकदम मुझे निगेटिव वाइब्स आ रही है। अरे मुझे तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। वैसे भी रोमा आंटी ने मुझे सब बताया है कि कैसे आप और पापा जी भाभी की देखरेख कर रहे हो, और उन्होंने जब आपको मेरे और रोहित के बारे में पूछा तो आपने कोई जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो बहू? ये सब सरासर झूठ है। बस कीजिए माँ जी,
अरे झूठा तो आपका प्यार और स्नेह है। बंटवारा होने के बाद तो मैं आपको अच्छे से जानने लगी हूँ। ऐसी बात नहीं है जानवी, रुक जा बहू। लेकिन जानवी प्रतिभा की कोई बात नहीं सुनती और वो वहां से चली जाती है। लगता है रोमा काकी जानवी के घर गई थी और उन्होंने उसे सब मिर्च मसाला लगाकर बताया है ताकि हमारे और जानवी के बीच में मनमुटाव और बढ़ जाए। इस रोमा की तो ऐसी की तैसी, मैं अब उसे नहीं छोड़ूंगी। पहले ही मेरे परिवार के 2 हिस्से हो चुके हैं और अब ये औरत मेरे परिवार को बर्बाद करना चाहती है क्या? अब प्रतिभा रोमा को कॉल करके सुनाने लगती है। क्यों रे नालायक नासपीटी, अरे जल कुकड़ी औरत, सत्यानाश हो तेरा। तूने मेरी बहू के घर जाकर उसे मेरे खिलाफ क्यों भड़काया? अरे ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? बुढ़ापे में ये सब कर रही है तू? अरे कहाँ जाकर पाप धोएगी तू अपने? अरे नहीं प्रतिभा बहन, आप जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने तो उसे जाकर सब अच्छा ही बताया है। अरे मुझे सब पता चल गया है कि तूने वहां जाकर कितना अच्छा बताया है। देख रोमा, अभी के अभी जाकर जानवी को सब सच बता दे कि तूने ही उसे भड़काया है, वरना मैं तेरे घर आकर तेरी कुटाई करूंगी। क्या? हाँ रोमा, अभी के अभी जानवी के पास चली जा, उसे बता दे कि सच क्या है। अरे लेकिन प्रतिभा बहन। अरे आग लगे तेरी लेकिन बेकिन को, मैं कुछ नहीं जानती। देख रोमा, तुझे अगर अपनी जान और इज्जत प्यारी है ना, तो ये फैलाया हुआ रायता तो तुझे ही समेटना होगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं अभी जाकर जानवी को सब कुछ बता देती हूँ और मुझे माफ कर दो प्रतिभा बहन। अरे तुम जैसे जो लोग घर से ही घी का कटोरा लेकर निकलते हैं ना दूसरों की घर गृहस्थी जलाने के लिए, ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह पाएंगे। चल अब फोन रख। रोमा बहुत डर जाती है और वो अब फौरन जानवी के पास चली जाती है और वो उसे सब कुछ बता देती है। क्या कहा आपने? इसका मतलब वो सब झूठ था। माची और पापा जी मेरी और रोहित की चिंता करते हैं। हाँ जानवी, अरे वो तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। अरे वो तो मैं ही नालायक हूँ जो बेवजह तुम्हारे पास आकर मैंने आग में घी डाल दिया। मुझे माफ कर दो जानवी। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी और आपने जो भी किया है बहुत गलत किया है। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि आप मुझसे बड़ी हो और मैं आपको धक्के मारकर घर के बाहर निकालूं, निकल जाइए मेरे घर से और दोबारा यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। रोमा अब शर्मिंदा होकर वहां से चली जाती है। फिर उसके बाद जब प्रतिभा जानवी को घर बुलाती है, तभी ये लो, तुम दोनों के लिए मैंने कपड़े लाए हैं। हमारे यहाँ पर रस्म है कि गर्भवती बहुओं को सास तोहफे के स्वरूप में कपड़े देती है। बताओ तो जरा, अच्छा है ना? हाँ माँ जी, ये ड्रेस तो बहुत ही अच्छा है और प्रेगनेंसी में पहनने के लिए तो एकदम कंफर्टेबल भी है। अरे ओ जानवी महारानी, अब तो गुस्सा थूक दे। कब तक मुंह फुलाए बैठेगी? बताना अब, कैसा लगा तुझे ये ड्रेस? वैसे ये ड्रेस तो ठीक ही है और मैं ऐसे सस्ते और सिंपल ड्रेसेस नहीं पहनती। अरे आप दोनों तो मुझे अच्छे से जानती हो। खैर, उसके बाद भी मैं ये ड्रेस जरूर पहनूंगी क्योंकि आपने मुझे ये रस्म के तौर पर जो दिया है, तो मैं उसका मान जरूर रखूंगी। बहुत खूब जानवी, मीठी बात बोलने के लिए भी तुझे थोड़ी सी खटास तो मिलानी ही होती है। पता नहीं कब सुधरेगी ये लड़की। मैं तो सुधरी हुई ही हूँ माँ जी। अरे खोट तो आप लोगों के नजरिए में है, नजरिया भी नहीं, सच कहूँ तो आप लोगों में ही खोट है। क्या कहा तूने? अरे बस जानवी बस। और माँ जी आप खाना खा लीजिए, फिर आपको दवाई भी तो खानी है ना, वरना समय निकल जाएगा तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। इस तरह से सुमन उन दोनों को बड़ी ही चालाकी से शांत करा देती है। फिर एक रोज, देख जानवी, भले ही रोमा तुझे बताकर गई है कि तेरे सास ससुर और जेठानी ने तेरे बारे में सब अच्छा ही बोला है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो लोग तेरी नजरों में अच्छे बन जाए। अरे उन सबके खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग है।
हाँ माँ, ये बात तो मैं अच्छे से जानती हूँ और मुझे अच्छी तरह से पता है कि किसके साथ किस तरह से पेश आना चाहिए। और ये माँ जी तो बस 9 महीनों तक ही मेरे साथ अच्छे से पेश आएगी, फिर उसके बाद वो फिर से अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देगी। और वैसे भी अभी तो वो केवल अपने होने वाले पोता या पोती के लिए इतनी फिक्र कर रही है, बाकी उन्हें मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बात मुझे अच्छे से पता है। चलो शुक्र है कि तुझे पता है कि तेरे ससुराल वाले लोग कैसे हैं, वरना तो खामखा उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचकर और उम्मीदें बढ़ा देगी और बाद में खुद ही दुखी हो जाएगी। वही रात में, क्या बात है प्रतिभा, मेरी फरमाइश पर तो इतने स्वादिष्ट पदार्थ तुमने आज तक कभी नहीं बनाए जो अब तुम अपनी बहू के कहने पर बना रही हो। क्योंकि इस समय पर सुमन का ख्याल रखना ही मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी है। और ये सारे पदार्थ तो मैंने जानवी के लिए भी बनवाए हैं। अब वो भी यहाँ पर आती जाती रहती है ना। भगवान करे कि वो माँ बनने के बाद थोड़ी समझदार बन जाए और हमारा ये पूरा परिवार फिर से एक हो जाए। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और मुझे भी कभी कभी इस बात का बहुत दुख होता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि काश जानवी हमारे साथ ही रहती तो हम दोनों देवरानी और जेठानी मिलकर एक साथ कितना अच्छा समय बिताते। आपको भी अपनी दोनों बहुओं को एक साथ गर्भवती देखकर कितनी खुशी मिलती। माना कि वो यहाँ पर आती जाती रहती है, पर साथ में रहना और आते जाते रहने में बहुत अंतर होता है। लेकिन सामने वाला व्यक्ति भी वैसा होना चाहिए ना सुमन। अगर खोट उस व्यक्ति में ही हो तो उसका यहाँ रहने से क्या फायदा। फिर अब ये सब बातें करने से कोई मतलब नहीं है और अब खाना खाने का आनंद लो। ये सरदर्द तो जीवन भर ऐसे ही चलता रहेगा। फिर एक दिन प्रतिभा सुमन और जानवी के साथ मान्यता वाले मंदिर चली जाती है। वाह माँ जी, यहाँ से नजारा तो कितना सुंदर लग रहा है। और आपको पता है, इस मंदिर में मैं बहुत समय पहले से ही आना चाहती थी और अब देखिए आज भगवान जी ने मुझे खुद ही बुला लिया यहाँ पर, और वो भी जब मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या बात है जानवी, अब तो तुम्हें तहे दिल से मन्नत मांगनी ही पड़ेगी। और हाँ, अपनी उस मन्नत के बारे में किसी को मत बताना। जी भाभी, इस मंदिर की बहुत मान्यता है। अरे मैं भी जब गर्भवती थी ना, तभी तुम दोनों की दादी सास मुझे यहाँ पर लेकर आई थी। कहते हैं कि गर्भवती स्त्रियां यहाँ पर जो भी आके मांगती है वो उन्हें मिल जाता है, इसलिए पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ प्रार्थना करना। जी माँ जी, बिल्कुल। प्रतिभा और सुमन दोनों आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं और जब वो दोनों आंखें खोलते हैं तभी जानवी मंदिर में होती ही नहीं। जानवी, जानवी कहाँ चली गई तुम? जानवी, जानवी बहू, पता नहीं कहाँ चली गई है। अरे अभी तो हमारे साथ ही थी, फिर एक ही पल में ये लड़की कहाँ रफू चक्कर हो गई। ढूंढते ढूंढते सुमन देखती है कि जानवी पहाड़ी इलाके से फिसलने वाली है। इससे पहले कि उसके साथ कोई अनहोनी घटती, सुमन फौरन सही समय पर पहुंचकर जानवी का हाथ थाम लेती है। हे भगवान, जानवी तुम ठीक तो हो ना? हाँ भाभी, थैंक यू सो मच। अगर आज आप मेरा हाथ नहीं थामती ना तो ना जाने मेरे साथ क्या हो जाता। अरे लेकिन तुम्हें किसने कहा था इस पहाड़ की चोटी पर आने के लिए? ऐसा भी कोई करता है क्या? लेकिन मैं तो यहाँ पर बस एक सेल्फी लेने आई थी, लेकिन पता नहीं कैसे मेरा पैर स्लिप होने लगा और मैं तो ऑलमोस्ट गिरने ही वाली थी कि उतने में यहाँ पर आप आ गई। अक्सर लोग यही गलती करते हैं। अरे इन पहाड़ी इलाकों का कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए हमें ही सावधानी बरतनी चाहिए, वरना उस सेल्फी और वीडियो के चक्कर में आज तुम्हारी जान चली जाती। हाँ भाभी, आपने एकदम सही कहा, लेकिन मैं अब आगे से ध्यान रखूंगी, अपना भी और अपने होने वाले बच्चे का भी। और माफ कीजिए भाभी, लेकिन प्लीज ये बात आप माँ जी को मत बताइए, वो और बाकी घर वाले खामोखा सब परेशान हो जाएंगे। लेकिन जानवी प्लीज भाभी। अच्छा ठीक है बाबा, नहीं बताऊंगी मैं किसी को कुछ भी, पर प्लीज अगली बार से तुम अपना ध्यान रखना।
फिर ऐसे ही एक रोज जानवी को अचानक से बुखार आ जाता है और तभी, अरे जानवी बेटा, अब कैसा लग रहा है तुझे? राहत है कि नहीं? हाँ माँ, दवाइयाँ खाई है मैंने अभी अभी, पर कल रात से थोड़ा बेहतर महसूस कर रही हूँ। देख बेटा, मैं तो बार बार यहाँ पर नहीं आ पाती और साथ ही तेरा ध्यान रखने के लिए यहाँ पर तो केवल 2 ही नौकर है। इसलिए तू एक काम कर, तू और रोहित दोनों घर चलो और वहीं पर हमारे साथ रहो ना। क्या? अरे नहीं माँ जी, आप ये क्या बोल रही हो? हम दोनों वहां पर कैसे आ सकते हैं? अरे क्यों नहीं आ सकते? जैसे एक लड़की अपने पति के घर जाकर रह सकती है, तो वैसे ही अगर तुम लोग अपने पत्नियों के घर जाकर रहो तो उसमें क्या बुराई है? नहीं माँ जी, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। अरे लोग क्या बोलेंगे? अरे उन लोगों को गोली मारो। घर जमाई बनने के लिए भी नसीब लगता है, और तुम्हें तो उल्टा ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि आज तुम्हें इतना अमीर और प्यारा ससुराल मिला है। हाँ रोहित, अब देखो, अगर जानवी वहां घर में सबके साथ रहेगी तो इसकी तबीयत भी बनी रहेगी और हम सब भी इसकी ज्यादा अच्छे से देखभाल कर पाएंगे। और रही बात यहाँ की, तो तुम तो दिन भर ऑफिस में ही रहते हो, इसलिए कह रही हूँ कि तुम दोनों साथ चलो। अब जल्दी बताओ, क्या है तुम्हारा फैसला? प्लीज रोहित, मना मत करना, मुझे यहाँ पर अकेले नहीं रहना है। मैं भी अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। प्लीज चलो ना रोहित, प्लीज रोहित। अच्छा बाबा ठीक है, अगर तुम इतना ही कह रही हो तो तुम्हारी खुशी की खातिर मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। बनूंगा मैं घर जमाई। अरे वाह, अब ये हुई ना परफेक्ट पतियों वाली बात। जानवी और रोहित अब दोनों जानवी के मायके जाकर रहते हैं, जिस कारण रोहित को काफी अजीब भी लगता है, लेकिन फिर भी जानवी के खातिर वो वहां पर चुपचाप रहता है। ऐसे ही एक दिन, बाप रे, इतना सारा खाना, और ये बर्तन तो कितने महंगे लग रहे हैं। ये सब देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी 5 स्टार होटल में बैठा हूँ। सही कहा तुमने रोहित, अरे लगेगा भी क्यों नहीं, अब हमारा घर किसी महल से कम है क्या? वैसे ये सब तो तुमने कभी देखा नहीं होगा ना। कोई बात नहीं, अपनी बीवी के राज में ये सब देख लो, वो भी फ्री फंड में। वैसे भी तुमसे ये सब कहाँ होने वाला है? और नहीं तो क्या, अरे हम तो हमारी बेटी की शादी मेरे दोस्त के अमीर बेटे से कराने वाले थे, लेकिन अब क्या करे, इस झल्ली को तुम जैसे झल्ले से प्यार हो गया और हमें भी अपनी बेटी की खुशियों के खातिर अपने घुटने टेकने ही पड़े। जी जानवी, इस चम्मच से मुझे खाना खाते नहीं आ रहा, क्या मैं हाथ से खाना खा लूं क्या? ओफो रोहित, अगर नहीं आ रहा है तो मैं सिखा देती हूँ ना, क्या तुम भी? और अच्छा है कि ये सब तुमने घर वालों के सामने ही पूछा, वरना आज अगर यहाँ पर कोई और होता ना, तो मेरी तो इज्जत की धज्जियां ही उड़ जाती। देखो, अब तुम अपने मिडिल क्लास घर में नहीं हो, मेरे अमीर मायके में हो, इसलिए बिहेव योरसेल्फ। एंड आई नो कि शुरुआत में तुम्हें काफी दिक्कत होगी, लेकिन तुम इतने भी डम नहीं हो यार, जो तुम अमीरों की तरह वेल बिहेव रहना ना सीख पाओ। ठीक है जानवी। सरोज, प्रताप और जानवी तीनों मिलकर बात बात पर रोहित को ताने देते ही रहते हैं और उसे काफी नीचा दिखाते हैं, लेकिन वो बेचारा उन्हें कुछ भी नहीं कहता। क्या कहा? रोहित घर जमाई बन गया है? वाह, अब तो बस यही देखना बाकी था, और ये सब उस जानवी के कारण ही हुआ है। ना जाने वो लड़की और क्या क्या करने वाली है। सच में बहुत ही गलत लड़की के साथ शादी की है उसने। जाने दो ना सागर, एक प्रकार से अगर देखा जाए तो जो हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि अब जानवी उन नौकरों के साथ अकेली नहीं रहेगी, बल्कि अपने पूरे परिवार के साथ रहेगी। और गर्भवती अवस्था में तो यही जरूरी होता है कि उनके साथ कोई उनका अपना हो। अरे वो सब तो ठीक है बहू, लेकिन ना जाने मेरा रोहित वहां पर कैसे रह रहा होगा। अरे उसे वहां पर कितना अजीब लग रहा होगा। लगता है तो लगने दो उसे अजीब। अरे वो नालायक भी उसी लायक है। शादी के बाद तो वो एकदम जोरू का गुलाम बन गया है।
अरे वो अगर थोड़ा भी सख्ती से अपनी बीवी को समझा देता ना, तो आज हम सबको ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। उसी ने एक तरह से जानवी को अपने सर पर चढ़ा रखा था और उसी का नतीजा हम सब भुगत रहे हैं। फिर एक रोज, अरे माँ, मुझे तो आज चेकअप के लिए जाना है, लेकिन मुझे वहां जाने का मन ही नहीं कर रहा। अब क्या करूं मैं? अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो जानवी? आराम कर करके पूरी तरह आलसी हो चुकी हो। अब चलो, जल्दी उठो और तैयार हो जाओ। अरे ऐसे कैसे निर्दयी पति हो तुम? अपनी बीवी की कुछ पड़ी है भी या नहीं तुम्हें? ये बेचारी तो प्रेग्नेंट है और ऐसी हालत में तुम इसकी मर्जी के खिलाफ जा रहे हो। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इसकी जो भी मर्जी हो वैसा ही होगा। अरे हमारे पास पैसों की कमी है क्या? पैसे फेंकेंगे तो डॉक्टर खुद आएगा हमारे घर पर। अरे वाह, ये हुई ना बात। पर माँ जी, अरे तुम्हारे ये पर का टाइप फिर से शुरू मत करो और अपने काम पर कम और बीवी पर ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि काम करके तो तुमने वैसे भी कोई बड़ा तीर नहीं मारा है। फिर जानवी का चेकअप करने के लिए डॉक्टर उनके घर आ जाता है, जिस पर रोहित कुछ भी नहीं कह पाता। फिर एक दिन अचानक से उमंग की तबीयत गंभीर रूप से खराब हो जाती है। क्या हुआ है डॉक्टर? पापा अचानक से ऐसे बेहोश कैसे हो गए? सब ठीक तो है ना? जी नहीं, ये बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आपके पापा को दिल की बीमारी है, जो कि अभी मेजर फेज में है। लेकिन हम इसे माइनर फेज में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। दवाइयों के जरिए ये हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता। और फिलहाल के लिए तो मैं यही कहूंगा कि वो तो बस अब कुछ चंद महीनों के ही मेहमान हो सकते हैं। क्या? जी, क्योंकि दवाई और ट्रीटमेंट से वो पूरी तरह ठीक हो पाए, इसका तो सिर्फ 10% ही चांस है। आई एम रियली सॉरी। डॉक्टर की ये बातें सुनकर सबके सब एकदम हैरान हो जाते हैं। पूरा परिवार अब टूट जाता है और कुछ ही दिनों में उमंग को डिस्चार्ज दिया जाता है। फिर घर आने के बाद, अरे क्या हुआ है? तुम सबके चेहरों पर 12 क्यों बजे हुए हैं? अरे उल्टा तुम सबको तो खुश होना चाहिए ना कि मैं अब ठीक हो चुका हूँ। पापा जी, वो डॉक्टर ने कहा है कि आप अब बस कुछ ही दिनों के मेहमान हो। क्या? फिर सागर उमंग को पूरी बात बताता है। देखो, एक ना एक दिन तो मुझे मरना ही है। फर्क बस इतनी सी बात का है कि मैं थोड़ा जल्दी मरूंगा, और वो भी तुम सबको पता होगा। और अगर ऊपर वाले ने चाहा तो वो मुझे बचा लेगा। कुछ नहीं होगा आपको। मैं आपके लिए हर रोज भगवान के सामने प्रार्थना करूंगी। उनको आपको बचाना ही होगा। हाँ पापा जी, आप कहीं नहीं जाएंगे। खैर, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, लेकिन फिलहाल जो हकीकत है उसका सामना तो करना ही होगा ना। और मैं अपने जीवन के आखिरी बचे हुए दिन खुशी से बिताना चाहता हूँ और सबको एक साथ देखना चाहता हूँ। मतलब ये है कि रोहित और जानवी को भी यहाँ रहने बुला लो। अगर नसीब में रहा तो मैं अपने पोते या पोतियों को देख पाऊंगा। मैं बस ये घर भरा हुआ चाहता हूँ, और अब यही मेरी आखिरी ख्वाहिश मानकर चलो। ठीक है पापा, मैं खुद जाऊंगा उन दोनों से बात करने। अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। फिर सागर रोहित को जाकर सब कुछ बताता है और उमंग के बारे में ये सब जानकर उन दोनों को भी काफी हैरानी होती है। ओ गॉड, ये नहीं होना चाहिए था। गॉड जी, आप प्लीज मेरे पापा जी को कुछ भी मत होने दीजिएगा। बेचारे पापा जी, आई जस्ट होप कि वो अपने पोता या पोती को देखकर ही जाए। बेचारा मेरा होने वाला बच्चा अपने दादाजी का प्यार मिस कर देगा। सो सैड रोहित। अरे शुभ शुभ बोलो जानवी, ये बोलो कि पापा को कुछ भी नहीं होगा। अरे डॉक्टर ने कहा है कि पापा ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने उनकी कोई गारंटी नहीं दी है। सॉरी रोहित, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, लेकिन तुम टेंशन मत लो। पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे और हम दोनों साथ मिलकर उनके लिए प्रे भी करेंगे। वैसे जानवी, आज सागर भैया आए थे और उन्होंने कहा कि... अरे क्या कहा उन्होंने?
अब बोलो भी। फिर रोहित जानवी को सब बताता है। क्या? नो वे रोहित, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। अरे मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट हूँ और इस हालत में मुझे वहां जाकर झगड़े और ताने सहन नहीं करना। अरे इन सब बातों का मुझ पर और मेरे बच्चे पर असर हो सकता है, इसलिए मैं वहां पर नहीं आने वाली। मैं समझ सकता हूँ जानवी, लेकिन तुम भी तो समझो ना, पापा अभी बीमार हैं और ऐसे में घर में लड़ाई कौन करेगा। देखो, मेरे पापा की आखिरी इच्छा है ये। अरे जब तुम्हारी माँ ने भी मुझे यहाँ आकर रहने के लिए कहा था, तब मैं भी यहाँ पर आ ही गया ना। और वो भी किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। और अब तुम्हारी बारी है जानवी, तुम्हें भी वहां पर मेरे और मेरे पापा के लिए चलना ही होगा। ओफो रोहित, क्यों जिद कर रहे हो? अच्छा ठीक है, मत आओ तुम। देख लिया मैंने तुम्हारा प्यार। अरे आज तक मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए मैं घर जमाई भी बन गया। और तुम्हें देखो, एक इंसान वहां पर अपनी आखिरी ख्वाहिश कर रहा है और तुम हो कि यहाँ से निकलना नहीं चाहती। अरे ऐसा नहीं है बाबा। अच्छा ठीक है, चलो मैं आऊंगी तुम्हारे साथ वहां पर। अब तो खुश हो ना? बेमन ही सही। और जानवी अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाती है और अब फिर से पूरा परिवार एक ही छत के नीचे आ जाता है और घर के सभी लोग उमंग के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं। पर ये क्या है भाभी, आपको समझ नहीं आता क्या? मुझे कब से टॉयलेट जाना है, लेकिन आप हो कि बाथरूम के बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही। अरे अंदर जाकर सो गई थी क्या आप? ये तुम कैसी बातें कर रही हो जानवी? मैं अंदर जाकर क्या सोने वाली थी क्या? और बाथरूम गए मुझे तो बस 5 मिनट ही हुए हैं, तो तुम 5 मिनट भी सब्र नहीं कर सकती क्या? और ये बात करने का क्या तरीका है? बगल के कमरे में ही पापा जी सो रहे हैं और तुम हो कि इतनी तेज आवाज में बात कर रही हो। थोड़ा तो लिहाज रखो ना। हाँ हाँ, अब हो जाओ शुरू आप। आपकी तो पुरानी आदत ही है। मुझ पर चिल्लाए बगैर आपके कलेजे को ठंडक कहाँ मिलेगी? क्यों, सही कहा ना मैंने? हे भगवान, तुम्हें तो बस 2 बातें बोलने की देरी है, तुम तो उसका इतना बतंगड़ बनाती हो कि पूछो ही मत। अरे बात का बतंगड़ तो आप बनाती हो भाभी, मैं नहीं। अरे शांत हो जाओ, जंगली बिल्लियों की तरह वापस लड़ना शुरू हो गई तुम दोनों। सुधरोगी नहीं जल्दी। अरे तुम दोनों के ससुर जी वहां जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं और तुम दोनों यहाँ बाथरूम जैसी फालतू बातों पर लड़ रही हो। लानत है तुम दोनों पर। माफ कर दीजिए माँ जी। देखो बहुओं, मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ, घर में जितनी शांति बनी रहेगी उतना ही अच्छा होगा। और जानवी, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए हम पर रहम कर और कुछ दिनों के लिए सबके साथ अच्छी तरह से पेश आ। तुम्हारे कारण मेरे पति को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नहीं माँ जी, ऐसे हाथ मत छोड़िए और आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी और अब पक्का कोई लड़ाई नहीं करूंगी। पापा जी और रोहित के लिए तो मैं इतना कर ही सकती हूँ। चलो शुक्र है, और अब यही उम्मीद करती हूँ कि ये जो तू कह रही है ना, उस बात पर खरी भी उतरे। जी माँ जी, बिल्कुल उतरूंगी। अब जानवी नाटक के तौर पर ही सही, लेकिन सबके साथ अच्छी तरह से पेश आने लगती है। अरे भाभी आइए ना यहाँ पर, ये फ्रूट्स हम दोनों साथ मिलकर खाएंगे। अरे नहीं जानवी, पूछने के लिए शुक्रिया, लेकिन खा लो तुम। ओफो भाभी, मेरी माँ कहती है कि 5वें महीने में ये फ्रूट्स खाने से सेहत और भी अच्छी होती है। और आपको पता है, ये सारे फ्रूट्स बाहर से आए हैं और एकदम तरोताजा है। ठीक है जानवी, अगर तुम इतना ही कह रही हो तो मैं खा लेती हूँ। फिर वो दोनों साथ में फ्रूट्स खाती है और ये सब देखकर उमंग और प्रतिभा को बहुत खुशी मिलती है। आज तक तो मैंने अपनी दोनों बहुओं को लड़ते ही देखा है, लेकिन आज तो ये दोनों एक साथ प्यार से फल खा रही है और ये दृश्य देखकर तो मैं धन्य हो गया। और क्या चाहिए मुझे जाते जाते, बस अपने परिवार को हंसता खेलता देखना चाहता हूँ। काश ये सब एक सच होता, लेकिन मैं आपको क्या ही बोलूं उमंग जी, ये सब इस जानवी का नाटक है।
वो तो बस मेरे कहने पर अच्छी बनने का नाटक कर रही है, और वो भी केवल आपकी खुशी के लिए। फिर एक दिन जब सरोज जानवी के ससुराल आती है, तभी, अरे जानवी बेटा, चल जल्दी से तैयार हो जा, आज हमारे घर पर पार्टी है, भूल गई क्या तू? अरे नहीं माँ, याद है मुझे, लेकिन मुझे माँ जी ने पार्टी में जाने से मना किया है। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि घर पर पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए। हे भगवान, अरे उसमें क्या होता है समदन जी? और ये आपने क्या कहा है मेरी बेटी से? हमारी कंपनी की 50वीं सालगिरह है, और उसी की खुशी में घर पर एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखी गई है, और उस पार्टी में जानवी का मौजूद होना बहुत जरूरी है, और ये बात तो आप भी अच्छे से जानती हो। लेकिन समदन जी, उमंग जी की हालत तो आप देख ही रही हो ना। उन्हें इस वक्त अपने परिवार की बहुत जरूरत है, क्योंकि कभी कभी तो दवाइयाँ भी वो काम नहीं कर पाती जो काम अपनापन कर देता है। अरे माना कि उन्हें सब एक साथ चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जानवी पूरे 24 घंटे समधी जी के इर्द गिर्द ही मंडराती रहे। बाहर निकलकर वो अपने बाकी के काम भी तो कर ही सकती है ना। लेकिन समदन जी, कोई चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जा रही हूँ। फिर सरोज जानवी को अपने साथ लेकर जाती है, और वो उससे कहती है, पर ये सब क्या था जानवी? मुझे देखकर तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उन सब के साथ रह रहकर तू भी बिल्कुल उन्हीं की जैसी बनती जा रही है। अरे वो लोग जैसे दिखते हैं वैसे बिल्कुल नहीं है। उनके खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग है। अरे इतनी भी अच्छी मत बन, वरना वो लोग तुझे अपनी उंगलियों पर नच पाएंगे। पर माँ, पर वर कुछ नहीं। देख बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, और एक माँ ही तुझे सच्चाई का आईना दिखा सकती है। इसलिए कह रही हूँ, मेरा कहा मान ले। और तू ये जो सबके साथ अच्छे से पेश आने का नाटक कर रही है, इस नाटक को नाटक ही रहने दे। कभी भी इसे सच्चाई में मत बदलना, समझी कि नहीं? हाँ माँ, समझ गई मैं। देखते देखते 2 महीने बीत जाते हैं। फिर ऐसे ही एक दिन, अरे तुम यहाँ पर हो जानवी, और मुझे लगा कि तुम छत पर रहोगी। वैसे आज हमारे घर पर साड़ी वाले काका आ रहे हैं। उन्होंने नया माल लाया है, तो वही लेकर आ रहे हैं घर पर। अब हम दोनों की गोद भराई है ना, तो दोनों साथ मिलकर एकदम सुंदर सुंदर साड़ियाँ खरीदेंगे। ओ हेलो, ये काका वाका की साड़ियाँ मैं नहीं पहनने वाली, और ये मेरी गोद भराई है, रोज रोज थोड़ी ना होने वाली है। इसीलिए मैं तो मस्त डिजाइनर कपड़े ही पहनूंगी। ऐसा मौका बार बार थोड़ी ना आता है। माना कि तुम्हारे पास पैसों की कमी रहती है, इसीलिए तुम वैसे कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन मेरे पास तो पैसे है ना, इसीलिए मैं तो इस फंक्शन में एकदम सुंदर सा ड्रेस खरीदूंगी। खैर, जैसा तुम्हें सही लगे। मैं तो एक पल के लिए भूल ही गई थी कि तुम तो बस अच्छी बनने का नाटक कर रही हो। बाकी हो तो तुम पहली वाली ही जानवी। ऐसी बात नहीं है भाभी, मैं तो हमेशा से ही सबके साथ अच्छे से पेश आती हूँ, लेकिन आज तक मुझे समझकर किसी ने नहीं लिया, क्योंकि अगर आप लोग मुझे समझ कर लेते तो आज ये दिन हमें देखना ही नहीं पड़ता। जाने दो जानवी, इस विषय पर बात करने से कोई मतलब नहीं है, और तुम्हें जो सोचना है सोचो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जानवी भले ही अच्छी बनने का नाटक कर रही होती है, लेकिन उमंग की गैर मौजूदगी में वो फिर से अपने असली रूप में आ ही जाती है। माँ, एक खुश खबर है। क्या हुआ बेटा? कौन सी खुश खबर है? मैं अभी अभी डॉक्टर से मिलते आ रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि पापा धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं, और पहले जहाँ उनकी बचने की उम्मीद एकदम ना के बराबर थी, अब वो उम्मीद बढ़ चुकी है। हाँ माँ, अब पापा ठीक हो सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। भगवान जी का लाख लाख शुक्र है। अब हम सब साथ आए हैं ना, तो पूरे परिवार का प्यार देखकर ही पापा जी ठीक हुए हैं, और जिस तरह से वो रिकवर हुए हैं, वो देखकर तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पापा जी जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। देखना आप सब, तेरे मुंह में घी शक्कर सुमन।
फिर 7वें महीने में दोनों बहुओं की गोद भराई होती है, जिसमें उमंग बहुत खुश होता है और ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। और 9वें महीने के दौरान एक रात अचानक से सहेलियों के कहने पर जानवी क्लब में पार्टी करने चली जाती है। वाह यार, क्या मजा आ रहा है। ये सब किए तो मुझे कितने महीने हो चुके हैं। सच में ये पार्टी एंड ऑल तो मैंने बहुत मिस किया। अरे लेकिन जानवी, वो क्या पागल हो गई है क्या? अब तेरा 9वां महीना चल रहा है तो तू इस तरह से उछल उछल कर क्यों नाच रही है? अरे तू टेंशन मत ले यार। और वैसे भी नाचने से बच्चे की सेहत पर कोई असर थोड़ी ना होता है। अरे पर जानवी, हे भगवान, ये लड़की तो पूरी तरह पागल हो चुकी है। अब जानवी नाचते नाचते अचानक से गिर जाती है और उसके पेट में बेहिसाब दर्द होने के कारण उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। क्या कहा? हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। हाँ जानवी, सब खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता रोहित। अरे लेकिन क्यों गई थी तुम उस क्लब में नाचने के लिए? अरे 1-2 महीनों तक रुक जाती तो कौन सी आफत आ जाती। और ये सब तेरी लापरवाही के कारण ही हुआ है जानवी। अब जानवी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और इस हादसे के 1 हफ्ते के बाद सुमन एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। और तभी जानवी और रोहित तो बहुत दुखी है और उन्हें इस दर्द से गुजरते हुए देखकर मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। सुमन, एक काम करो सागर, थोड़ी देर के लिए तुम बाहर चले जाओ और जानवी को अंदर मेरे पास भेजो। पर सुमन, अरे मैंने कहा ना उसे भेज दो अंदर। मुझे उससे अकेले में कुछ बात करनी है। अच्छा बाबा, ठीक है, जैसा तुम कहो। फिर सागर जानवी को हॉस्पिटल रूम के अंदर भेज देता है और तभी सुमन अपने बेटे को जानवी के हाथ में रखती है। ये तो बहुत ही प्यारा है भाभी, और आप बहुत खुश नसीब हो जो आपने इतने प्यारे से बेटे को जन्म दिया है। बस एक मेरे ही नसीब में माँ बनना नहीं लिखा। अब ये तुमसे किसने कहा जानवी? मेरे साथ तुम भी माँ बन गई हो। क्या? हाँ जानवी, अरे ये बेटा सिर्फ मेरा नहीं है बल्कि हम दोनों का है। अगर मैं इसकी देवकी मैया हूँ तो तुम इसकी यशोदा मैया हो। सच भाभी? हाँ हाँ सच। और जानवी, बुरा मत मानना, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें पूरी गलती तुम्हारी ही है। अरे हमेशा से ही तुमने अपने पैसों पर घमंड किया। तुम्हारा स्वभाव भी कितना गलत था। अरे तुमने तो हमेशा हर किसी को खुद से कम ही समझा है। और ये बात हमेशा ध्यान रखना जानवी, इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। और वो अगर अपने साथ कुछ लेकर जाता है तो वो है उसके कर्म। हाँ भाभी, आप सही कह रही हो। और तुम्हारे साथ ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये सब तुम्हारे कर्मों का ही फल है। लेकिन अब भी समय गुजरा नहीं है। तुम अब भी अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू कर सकती हो जानवी, वो भी अपनी गलतियों को सुधार कर। मैं जानती हूँ कि इस जानवी में भी एक दिल है जो बहुत साफ है, बस जबान से थोड़ी सी तीखी है, बाकी दिल में एकदम मिठास भरी है। इसीलिए कह रही हूँ कि तुम बस अच्छे कर्म करो और ये बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारे कारण कोई भी दुखी नहीं होना चाहिए। और यही इंसान की सबसे बड़ी पूजा होती है। शुक्रिया भाभी, आज आपने मुझे आईना दिखा दिया। मेरे पास सब कुछ है लेकिन अपनी संतान नहीं है। जिस पैसे पर मैं इतना उड़ती थी, आज वो पैसा भी मुझे मेरी खोई हुई संतान लौटा नहीं सकता। और आज इसी हादसे से मुझे एहसास हो चुका है कि जीवन में पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आपके कर्म और आपका स्वभाव ही मायने रखता है। और अगर आपके कर्म ही बुरे रहे तो उनका परिणाम भी बुरा ही रहेगा। हाँ जानवी, सही कहा तुमने। इसलिए मैं अब अपने जीवन की एक नई शुरुआत करूंगी और मुझे इसकी माँ बनाने के लिए धन्यवाद भाभी। हम दोनों मिलकर इसे बहुत प्यार से पालेंगे। और मैं आपको बता नहीं सकती भाभी कि आपकी ये बातें सुनकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। और इस तरह से अंत में जानवी एक नई शुरुआत करके सबके साथ अच्छे से रहने लगती है
और अगले कुछ ही महीनों बाद उमंग भी पूरी तरह ठीक हो जाता है और फिर पूरा परिवार साथ में खुशी से रहता है।